नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बड़ी खबर है और बड़ी खबर यही है कि चुनाव आयोग और राहुल गांधी में आमने सामने की ठग ठन गई है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव के कुछ आंकड़े दिखाकर चुनाव आयोग पर एटम बॉम्ब फोड़ने का दावा किया था। 7 दिन का अल्टीमेटम अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दिया है। उन्हीं जो दावे थे राहुल गांधी के, उनका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग आज पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने आया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी करवाते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके गलत आरोपों को लगाकर राहुल गांधी न सिर्फ संविधान का अपमान कर रहे हैं बल्कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक बड़ा षड्यंत्र बताया, वोट चोरी जैसे शब्दों को गलत बताया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे गौर करने वाली बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए साफ कहा कि उनके पास हलफनामा या देश से माफी मांगने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय है। इसके अलावा उनके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर राजनीतिक रूप से आप इसे देखिए तो यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीधे सीधे कहा है कि एक प्रेजेंटेशन दे जाने से कुछ नहीं होगा, आप हलफनामा दीजिए, क्योंकि हलफनामा के बिना हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम जांच नहीं करा सकते। जैसे आप हलफनामा देंगे फिर जांच होगी, वरना 1.5 लाख लोगों से कैसे प्रमाण की मांग कर दी जाएगी। सवाल है कि क्या राहुल गांधी इस अल्टीमेटम का पालन करेंगे या फिर उनके हमलों की धार और तेज होगी। हल्ला बोल में आज हम इसी मुद्दे पर सवाल जवाब करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। न्याय का अधिकार लेके रहेंगे अधिकार हम। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना। कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई। राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में देश के चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ हमले किए, न जाने कितने गंभीर और संगीन आरोप लगाए, लेकिन आज चुनाव आयोग की भारी भरकम टीम सामने आई और एक एक करके राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों के जवाब दिए। जमा करें। पहले आपको एक एक करके राहुल के आरोपों को सुनाते हैं, फिर चुनाव आयोग के जवाब को बताते हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप के 10 दिन बाद हर सवाल का जवाब दिया। लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि ये पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आज बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार रैली के मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे और निशाने पर फिर था चुनाव आयोग। बिहार के सासाराम की धरती से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा के पहले दिन ही राजनीति आग उगलने लगी है। कि आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता
बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। राहुल गरजे, तेजस्वी ने ललकारा और लालू ने बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी ने चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर निशाना साधा। भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। विपक्ष के हर सवाल का जवाब चुनाव आयोग तैयार करके लाया था। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। सवाल उठता है कि क्या सच में वोट चुराए जा रहे हैं या सिर्फ चुनावी नैरेटिव है? क्या राहुल तेजस्वी की जोड़ी फिर से विपक्ष को एकजुट कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग की साफ गोई के बाद विपक्ष के आरोप थम जाएंगे? आरोप लगाने वाले विभिन्न पार्टियों के नेता या तो 7 दिन के अंदर हलफनामा और शपथ पत्र के साथ शपथ लेकर अपने आरोपों के सबूत पेश करें, वरना वो देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने आधारहीन आरोप लगाते हुए देश के वोटरों को फर्जी और जालिक बताया है। निर्वाचन आयोग अब तक तो अपने सूत्रों के हवाले से ये बातें कह रहा था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने सीधे सीधे ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह दी हैं कि देश की जनता, देश के वोटरों को सीधे सीधे फर्जी, जालसाज बताना ये संविधान और कानून के प्रति अपराध है। बिहार से उठी ये लड़ाई दिल्ली तक गूंज रही है। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है, चुनाव आयोग पर या राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर। सासाराम से शशि भूषण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में है, इधर चुनाव आयोग और उसमें भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने गंभीर बातें कर दी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद राजनीतिक इतिहास में आप देखिए तो इस तरह का टकराव जिसमें सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि अगर आपने इल्जाम लगाए हैं तो 7 दिन के अंदर शपथ पत्र दीजिए, वरना देश से माफी मांगिए। अब ये 7 दिन के अल्टीमेटम का मतलब क्या है, ये पूछेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। गुरदीप सप्पल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता एलजेपीआर, रामविलास कुटके हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। मुझे लगता है सुधांशु जी अभी जुड़े नहीं है, तो गुरदीप सप्पल जी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि नियमों को मानते हुए शपथ पत्र के बाद ही अगर 1 लाख 1.5 लाख वोटरों की जांच की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो उनका कहना है आप शपथ पत्र दीजिए। अब एक बात समझ नहीं आ रही है कि एक तो उनके अल्टीमेटम का मतलब क्या है, नहीं देते तो 7 दिन बाद वो क्या करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि अल्टीमेटम बाद की बात है, हलफनामा दे क्यों नहीं रहे हैं राहुल जी कि जांच हो और जनता को भी पता चले कि उसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि हलफनामे के बाद ही चुनाव आयोग जांच कर पाएगा। सर अंजना जी, पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई उसको बेहद शर्मनाक कहा जा सकता है, अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर कहा जा सकता है। दुनिया में कहीं भी एक कोड रहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसको लांग कर आज गीदड़ भपकी देने की कोशिश की गई, दी गई गीदड़ भपकी कि देश से माफी मांगिए। ये निंदनीय है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए। और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, मतलब बेतुके आज तर्क दिए गए।
कि अगर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ लगाए जाएंगे तो एफिडेविट देना होगा, और आरोप बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लगाए जाएंगे तो एफिडेविट नहीं देना होगा। अनुराग गुप्ता ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अनुराग ठाकुर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं लगाई तो उनको एफिडेविट नहीं देना है। ये कौन सा आप इसमें तर्क ढूंढ रहे हैं कि महिलाओं के सीसीटीवी फुटेज होते हैं, महिलाओं की, बहनों बेटियों के, बहुओं की इज्जत की बात है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। तो कल तो ये भी कह सकते हैं, अगर कल खुदा ना खास्ता किसी और पद पे आ गए तो आपके चैनल पे बैन लगा देंगे कि आपका चैनल रोज रिपोर्टें करते हैं, सड़क पे चलती महिलाओं की फुटेज दिखाता है, कहीं पार्टी में दिखाता है, किसी मीटिंग में दिखाता है। आप सबकी महिलाओं की निजता का हनन कर रहे हैं क्या? हम महिलाओं की, आम महिलाओं के फोटो वीडियोस क्या टीवी चैनल्स नहीं दिखाते हैं? आज ये नया तर्क कहां से लेके आ गए वो कि सीसीटीवी फुटेज दिखाने से हनन होता है निष्ठा का? और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मशीन रीडेबल फॉर्मेट देने से मना किया। इतना बड़ी गलत बयानी आज वो ऑन रिकॉर्ड कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस फॉर्मेट में वो दे रहा है चुनाव आयोग, उस फॉर्मेट में ठीक है, और अगर उसको सर्चेबल फॉर्मेट में बदलना है तो पेटिशनर अपने खर्चे पे बदल सकता है। देखिए, जब आप इन चीजों को नहीं पकड़ रहे हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो बोला, हलफनामा मांगे ना अनुराग ठाकुर से, क्या दिक्कत आती है? और 1.5 लाख की जांच नहीं कर सकते जो चुनाव आयोग एक महीने में एक काउंटर पॉइंट है जांच कर रहा है। आपकी पूरी बात हमने आपने पूरी अपनी बात कर ली। एक काउंटर पॉइंट है, सुधांशु जी आएंगे तब वो अपनी तरफ से उनसे भी सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन एक काउंटर पॉइंट है, अनुराग ठाकुर जांच की तो मांग ही नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे कि आप स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है वो चुनाव वोटों की कीजिए, इंटेंसिव रिवीजन हर स्टेट में हो, वो तो ये कह रहे हैं, और यही बीजेपी भी कह रही है और यही पूरा देश भी कह रहा है, और लगता है राहुल जी को भी प्योर रोल्स चाहिए, वो भी यही मांग कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा इसी सवाल का, आप वोट चोरी कहे, आप चुनाव आयोग को चोर कहें, वोट चोर कहें, और उसके बाद आप उम्मीद करें कि वो कोई जवाब ना दे। अगर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अपशब्द बोला हो तो आप जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। अंजना जी, पहली बात जो आपने कही कि बीजेपी जांच की मांग नहीं कर रही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गांव में किसी मोहल्ले में डकैती पड़े और वहां से कोई जांच ना करते, पुलिस कहे जब डकैती पड़ी है, किसी ने शिकायत तो की नहीं, हम जांच नहीं करेंगे। कहीं पे आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड वाले कहें किसी ने शिकायत तो की नहीं, हम आग क्यों बुझाने जाएं। कहीं महिला आयोग या SC/ST कमीशन में कहीं कोई बहुत बड़ी एट्रोसिटी हो जाए और कोई शिकायत न करे तो वो आयोग ये कहे जी हम जांच क्यों करें। अरे आप संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक संस्था है, अगर कहीं गड़बड़ी की रिपोर्ट किसी भी माध्यम से आती है, आपको सुओ मोटो जांच करना है। आप संवैधानिक संस्थाओं की बात आप क्या करते हैं, आप उसको भूल रहे हैं। दूसरी बात जो आपने आप पूरी कर लीजिए, गुरदीप जी पूरा कर लीजिए। एक सवाल आपने और पूछा था मेरे से, बातचीत में निकल गया। हाँ, एक सवाल आपने दूसरा भी पूछा था। वोट चोरी बोले आप, हमने वोट चोरी बोले मुख्य चुनाव आयुक्त को, और वो जवाब ना दे, धमकी दे कि सबको देख लेंगे। उन्होंने कौन सा अपशब्द बोला? हमने चुनाव आयोग से नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के 3 हफ्ते पहले लिखित में तीनों पार्टीज ने चिट्ठी लिखी थी कि वोटर लिस्ट में बीजेपी के द्वारा ऐप के माध्यम से गड़बड़ की जा रही है। उस ऐप को चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट का सर्वर का एक्सेस है, ये हमने लिख के दिया था। कोई जांच नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। नवंबर से के बाद से लेके अब तक दर्जनों बार हम चुनाव आयोग के पास गए कि हमारी बात सुनिए, जांच कीजिए, हमको वोटर लिस्ट की कॉपी दीजिए, हम जांच कर सकते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। 8-9 महीने तक चुनाव आयोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात पे जवाब भी नहीं देगा, अगर कहीं कोई जांच भी नहीं करेगा, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज हथियार डाल दें और कह दें जी हजूर सब ठीक है, चुनाव आयोग सुधांशु जी अब आप मोर्चा संभालिए। बीजेपी की तरफ से दो बातें हैं। एक तो प्रकाश, अगर आप डाल सके तो डालिए इस बात पर कि 7 दिन के अल्टीमेटम का मतलब क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं कि 7 दिन में हलफनामा दीजिए वरना देश से माफी नहीं मांगिए। अब इस मूड में तो कांग्रेस पार्टी दिख नहीं रही है, ना वो हलफनामा देने के मूड में है, ना माफी मांगने के मूड में है। तो अल्टीमेटम का मतलब क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कर देंगे वो इसके बाद? दूसरा हिस्सा, वो कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बताया था, तो आप लोग क्यों नहीं जांच की मांग करते हैं? अगर गड़बड़ झाला है वोटर रोल्स में तो आप लोग क्यों नहीं पारदर्शिता की मांग करते हैं? सुधांशु जी। देखिए, गुरजीत जी की बात का मैं जवाब देता हूं, सारे दर्शक समझ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका उत्तर मिलेगा। यह कौन सी बात हुई कि हम आरोप तो लगाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जवाब हमें आधिकारिक रूप से चाहिए? यह तो वैसी बात हो गई जो आपके लाखों दर्शक सुन रहे हो, तो मैं उनको बताना चाहता हूं अंजना जी, कि किसी बच्चे का परीक्षा परिणाम घोषित हो और कहे मुझे स्क्रूटनी करानी है,
तो क्या प्रक्रिया है? स्क्रूटनी का एक प्रोसीजर है और एक फॉर्म है, उसमें भरकर आपको स्क्रूटनी के लिए देना होता है। मगर ये क्या कह रहे हैं, हम वो लड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे बच्चा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे मार्क्स कम है, मगर अब मुझे परीक्षा करवाने वाला जो परीक्षा आयोग है वो मुझे रिटर्न में ऑफिशियल जवाब दे मेरी कॉपी में। ये इनका वैसा जवाब है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक और योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इसको अंजना जी सिर्फ एक चुनाव और इनकी बातों से लेके, वो तो चलिए ठीक है, एक टेक्निकल बात है। एक और दूसरा उदाहरण देता हूं, किसी के साथ कोई अन्याय हो जाए तो वो खुद न्यायालय में जा सकता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए पिटीशन बाय द कंसर्न्ड पार्टी। अगर आप वहां से लेना देना नहीं है, जैसे आपने बेंगलोर सेंट्रल की सीट का कहा ना, आप वहां के मतदाता हैं, ना आप वहां के वोटर हैं, ना वहां आपके निवासी हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर कोर्ट कहता है इन दैट केस एनी सिटीजन कैन कम, पर वो पीआईएल मानी जाएगी, जनहित याचिका मानी जाएगी, तो आपको जनहित याचिका के रूप में देना होगा। ये थोड़ी आप कहेंगे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब कोर्ट सुनवाई शुरू करके अपना जजमेंट मुझे आधिकारिक रूप से दो। मगर मैं ये नहीं मानता हूं कि ये सारी बातें केवल बचकाने ढंग से हो रही हैं, बहुत शातिराने तरीके से हो रही हैं। मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को, यह सब कुछ शुरू होता है 2019 से, क्योंकि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद एक गलतफहमी थी इनको भी और भारत विरोधी शक्तियों को विदेश में भी, कि तुक्का लग गया, बाई चांस एक बार बहुमत मिल गया, 19 में चले जाएंगे। 18 में याद करिए 4 राज्यों में सफलता मिली थी, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगर जब 19 में हम दोबारा आ गए, उसके बाद पूरी बात सुनिएगा, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, दर्शकों को समझने की जरूरत है। 19 के बाद एक चीज शुरू होती है, याद करिए, एक कॉन्फ्रेंस होती है दुनिया के विश्वविद्यालयों में, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। उसके बाद शाहीन बाग शुरू होता है। क्या था? कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, जो सबूत है मैं नहीं सामने आने दूंगा स्पष्ट रूप से। उसके बाद आप आइए, किसान आंदोलन शुरू होता है, क्योंकि कोविड के कारण पीछे हटना पड़ा। किसान आंदोलन में साफ समझ में आता है, किसानों के मुद्दे की बजाय ये खालिस्तान की बात और वो मर्जा मोदी और कबर खुदेगी फलाना ढिमाका, हम वो चिकन नेक को काट देंगे, ये सब कहां से आ गया? अब आप समझिए, जब वो वाली बात भी साबित नहीं हुई तो अगले स्टेप, नहीं पूरी बात सुनने दीजिए अंजना जी, मैं बता रहा हूं। उसके बाद अगला स्टेप आया, जात बिरादरी पे तोड़ो। जब भाजपा सरकार ने कह दिया, एनडीए की सरकार ने, कि हम तो पहले से तैयार थे, हम करवाने जा रहे हैं, अब क्या करो? अब अगला षड्यंत्र सुनिए, अब है भाषा पे लड़ाओ। आपने देखा अचानक बाढ़ आ गई, कन्नड़ हिंदी की लड़ाई, मराठी और हिंदी की लड़ाई, तमिल और हिंदी की लड़ाई अब नया नया शुरू हुआ है। मैं अभी तो भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले 6 महीने में बांग्ला हिंदी की लड़ाई होगी। उसके बाद प्रांतों में लड़ाओ। अब जब लग रहा वो सफल नहीं हो पा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे सफल नहीं हो पा रहा है, तो अब बांग्लादेश के टेम्पलेट पे आ जाओ। बांग्लादेश में बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यही किया था, पहले चुनाव पे आरोप लगाए, फिर उसके बाद चुनाव का बहिष्कार किया, उसके बाद जमाते इस्लामी का साथ लेकर उन्होंने हिंसा करवाई, और आज जमाते इस्लामी दिख रहा है, बीएनपी गायब है। अब सिर्फ छात्र दिख रहे हैं और जमाते इस्लामी दिख रहा है। डब्बा गोल हो गया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये खतरनाक, ये शर्मनाक बयान नहीं, ये खतरनाक चीज। लेकिन सुधांशु जी, आप सांसद हैं, आप ये कह रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे होंगे। एक सेकंड गुरदीप जी, एक काउंटर क्वेश्चन है उनसे। लेकिन सांसद जी, आप ये भी तो बताइए कि आपको षड्यंत्र सब पता रहता है, फिर भी षड्यंत्र हो जाता है। इतने दिनों से ये हो रहा है, और अनुराग ठाकुर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपकी पार्टी की तरफ से ना, कि इतनी गड़बड़ियां हैं, और वायनाड से लेकर रायबरेली हर जगह की गड़बड़ियां। तो ये गड़बड़ियां ठीक करने की जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी थी सर? और अल्टीमेटम का मतलब क्या है? 7 दिन बाद क्या करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त? देखिए, तो चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता बता सकता है कि संवैधानिक दृष्टि से क्या स्थिति होगी 7 दिन के बाद। अन्यथा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्षेप आरोप की जो वैधानिक प्रक्रिया होगी, वट एवर द लीगल आउटकम ऑफ अटैकिंग एनीथिंग एंड अनकॉल्ड फॉर एंड फॉल्स फ्रिवलस एलिगेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो एक अलग विषय। मगर जो आपने कहा, बिल्कुल हमारी सरकार ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही है, कर भी रही है। इसीलिए आप देखिए, पिछले 10 सालों में केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे भारत में आतंकवाद खत्म हो गया। अब वो धमाके होने, बम होने बंद हो गए। हां, बीच में एक बार आया था, चुनाव के आसपास धमकियां आनी शुरू हुई थी, सिर्फ होएक्स कॉल आते थे एयरलाइंस को लेकर और स्कूलों को लेकर, और चुनाव के बाद भी आते थे, क्योंकि अचानक ताकतें बढ़ गई थी ना, कुछ शक्तियों को लगने लगा था ताकतवर हो गए। फिर आप ये दर्शकों से सोचिए कि ये संयोग है कि यह प्रयोग था कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद वो होएक्स कॉल आनी भी बंद हो गई।
इसीलिए मैं कह रहा हूं यह बहुत खतरनाक षड्यंत्र है भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक करने का, घुसपैठियों के माध्यम से अटैक करने का, घुसपैठियों के माध्यम से लोकतंत्र पर डाका डालने का। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है। मीर जाफर को भी लगा था कि अंग्रेज घुसपैठिए मेरा साथ देंगे और नवाब तो मैं बनूंगा, आखिर में अंग्रेज ही काबिज हो गए। जयचंद को भी लगा था कि मोहम्मद गोरी मेरा साथ देगा, आखिर में वो भी निपट गया। तो वैसे ही ये जयचंदी मीर जाफरी सोच का इतिहास से सबक लीजिए और घुसपैठियों के दम पर सत्ता में काबिज होने का ख्वाब आपका पूरा होने वाला नहीं। देश को इस खतरनाक जंजाल में जाने से रोकिए। इससे पहले आप देश के टुकड़े करके शासन कर चुके हैं, अब अनेक टुकड़े करके शासन करने के ख्वाब और दिवा स्वप्न से बाहर आइए। गुरदीप जी, एक छोटा सा जवाब आप इसका जरूर दे दीजिए, लेकिन एक सवाल इसमें जुड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि क्या आप लोगों के पास अब एकमात्र जो माध्यम बचा है वो तमाम संस्थानों पर ही सवाल खड़े कर देने का तरीका बचा है? वरना यही चुनाव आयोग है ना जहां राज्यों में आप चुनाव जीतते भी हैं, यही राज्य चुनाव आयोग है ना जिसके साथ आपको पहली बार अभी 30 लोकसभा चुनाव में आप एलओपी बनाने की स्थिति में आए। तो ऐसा थोड़ी है कि कैलिब्रेटेड वो कुछ सीट आपको दे देते हैं। क्या मतलब एलिगेशन क्या है आपका? इन गड़बड़ियों की बात है तो भाई एसआईआर होने दीजिए, सिंपल है। अरे 3 चीजें। एक तो आज का दिन जो है नई परंपराएं गढ़ने का दिन लग रहा है। सुधांशु जी ने आज एक नई बात कह दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आरोप लगेंगे उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। यानी कल से बीजेपी इस देश में कोई आरोप अगर हमारी सरकारों पर लगाएगी तो उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में संसद में विधानसभा में बात नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई संवैधानिक संस्था को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। बीजेपी एक नई परंपरा इस देश के अंदर शुरू करना चाह रही है कि कोई भी आरोप इस देश में लगेगा तो उसका जवाब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। सुधांशु जी, आप ऐसी परंपरा क्यों शुरू कर रहे हैं? और दूसरी बात, आज अपनी सरकार की बखिया उखेड़ने लग गए, बोले घुसपैठिए। 11 साल से आप सरकार में हो, आप कह रहे हो कि आप घुसपैठी को कंट्रोल नहीं कर पाए। 11 साल से आप सरकार में हो, आप ये कहने लगे कि सीए एनआरसी में आप मात खा गए, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। 11 साल से आप सरकार में, आप कह रहे हो किसानों ने आपको मात दे दी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अरे आप सरकार में हो, आप ये बात कैसे अपनी सरकार के खिलाफ बोल पा रहे हो? और अंजना जी, जो आपका सवाल है, सवाल बड़ा सिंपल है। 2018 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट की जांच की थी तो 53 सीटों पे हमने 17 लाख नकली वोटर पकड़े थे। उसके बाद चुनाव आयोग को शिकायत की, चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी लेकिन खुद जांच करके 24 लाख लोगों को हटा दिया। उसके बाद चुनाव हुआ और वो चुनाव में हमारा और बीजेपी के अंदर केवल 47,000 वोटर का फर्क रहा और हम वो चुनाव जीत गए। अगर वो 23 लाख वोटर नहीं हटाता चुनाव आयोग तो 2018 में भी मध्य प्रदेश में हम चुनाव हार जाते। और ये बात जो आप कहते हैं कि कहीं हम जीतते कहीं हारते हैं, जैसे अनुराग ठाकुर ने बोला कि भाई डायमंड हार्बर में, रायबरेली में, वायनाड में, कन्नौज में, वहां पे भी तो वोटर मिले। अरे वोटर तो आपने वहां भी बनाए बीजेपी ने फर्जी, लेकिन हार का अंतर ज्यादा था तो फर्जी वोटर के बावजूद आप जीत नहीं पाए। आप ये मत कहिए कि ये कहने से जवाब सुधांशु जी, फिर मैं अन्य तीनों मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि हार का अंतर ज्यादा था इसीलिए रायबरेली वायनाड में आपने फर्जी वोटर शामिल होने के बावजूद आप चुनाव नहीं जीते। बस मैं 2 उदाहरणों के द्वारा हार का अंतर जाता का जवाब दे देता हूं। एक विधानसभा है, एक लोकसभा है महाराष्ट्र में धुले, उसके अंतर्गत 6 विधानसभाएं। 2024 के चुनाव में 5 विधानसभाओं में 5 में बीजेपी जीती, कुल हमारी लीड थी 1,90,000। और जो छठी विधानसभा थी उसमें कांग्रेस को लीड मिली 1,94,000। कितनी? एक विधानसभा में 1,94,000 और 4,000 से हम हार गए। और यह विधानसभा जानते कौन सी थी? जिसका नाम आपने पिछले दिनों में बहुत सुना होगा, मालेगांव सेंट्रल। और ये 1,94,000 वोट मिले, चूंकि 92% मुस्लिम हैं। और वहां वोट कितना ऐड हुआ था? गुरदीप सप्पल जी, आप लोग जो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मांगते हैं। अगर राहुल गांधी की सदस्यता खारिज करनी थी तो कोर्ट में जाना पड़ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के नहीं कहते हैं कि सदस्यता खारिज कर दी जाए। अब बताता हूं, उसमें यह कहते हैं महाराष्ट्र में 4% वोट जुड़े, मालेगांव सेंट्रल असेंबली में 43% वोट जुड़े, 43.8%। कितना गुरदीप जी? 43.8%। और उसकी वजह से आप जीते 4,000 से। अब दूसरा बस उदाहरण दे देना चाहता हूं, पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत कहां मिली है? वो मिली है असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुना बड़ा। और धुबरी वो सीट है उन चंद सीटों में से एक है जिसमें पिछले 25-30 सालों में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया है।
जहां पर संदेह के अनुसार सर्वाधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आके अपना वोट बनाया है, जिनके बारे में महाराष्ट्र असम के सीएम मिनी बांग्लादेश शब्द कह चुके हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, असम के मुख्यमंत्री मिनी बांग्लादेश कह चुके हैं, वहां से सबसे बड़े अंतर से जीते हैं। तो यह हवा में नहीं है जो बात कही जा रही है। सीमांचल से लेके और धुबरी तक, और सीमांचल में जो लोग सबसे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, वो भी फैक्ट बोल दूं, वो मालदा और 24 परगना के आधार कार्ड लेके कर रहे हैं। और लास्ट में यह भी कह दूं साहब, हमारे जमाने में घुसपैठिए नहीं आए, आपकी सरकार में श्री प्रकाश जायसवाल का बतौर गृह राज्य मंत्री 2007 में दिया गया, 6 में संसद में दिया गया, 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं। छोटा सा जवाब दीजिए सर, 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद मैं रिबटल राउंड नहीं दूंगी आप लोगों को। आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं गुरदीप जी? कितनी कंप्लेंट्स गई हैं? अगर आपके पास कंप्लेंट्स हैं, आपके पास टाइम भी है 20 मिनट, अभी आप कंप्लेंट्स दिखाइए। वो तो कह रहे हैं कि अभी 31 अगस्त तक कंप्लेंट है, 22 नवंबर के पहले, मतलब 22 नवंबर को हाउस डिसॉल्व हो जाएगा बिहार का, तो उससे पहले चुनाव कराने हैं, और आपके पास अभी रिवीजन के लिए सिर्फ 14 दिन बचे हैं 31 अगस्त तक। कितनी कंप्लेंट्स हैं दिखाइए। सुधांशु जी की बात का केवल एक ही लाइन में जवाब, जहां पे मुस्लिम मतदाता ज्यादा होता है और वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, वहां पे ज्यादा संख्या में फर्जी वोटर बनाते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। दूसरी बात, ये बहुत मुश्किल बात नहीं समझ में आना, पूरा दर्शक समझ सकता है। अब बात की आपने बीएलए की बात, बिहार के अंदर आज चुनाव आयोग ने एक बात बोली कि जी सारे बीएलए जाके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फाइल करें, लेकिन वो डेटा केवल उन लोगों का है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, वो है 65 लाख लोग। वहां पे 3 करोड़ के करीब लोग और हैं जिनके फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जमा होने हैं, जहां पे रिकमेंडेड या नॉन रिकमेंडेड लिखा है। किसके फॉर्म में नॉन रिकमेंडेड लिखा हुआ है ये जानकारी किसी को है ही नहीं, और ये जानकारी नहीं है तो हमारा बीएलए जाके कैसे वहां पे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है? वो जानकारी चुनाव आयोग देने से इनकार कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल ओमिट कर दिया कि जो 3 करोड़ लोग जिनके कागजात अब जमा हुए हैं, जिसकी जांच हो रही है, जिसमें रिकमेंडेड नॉन रिकमेंडेड लिखा जा रहा है, वो 3 करोड़ लोगों में से कितने लोग नॉन रिकमेंडेड हैं, वो कौन लोग हैं, उसकी जानकारी दे ही दे रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास। अभी सुधांशु जी रुक जाइए। नवल किशोर जी, मतलब ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि क्या विपक्ष के पास अब चुनाव जीतने का एक ही तरीका बचा है? पहले ईवीएम पर हल्ला करते थे, अब ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि हलफनामा दीजिए। आपको भी प्रोसेस पता है कि अगर आप वहां के वोटर नहीं हैं, आप कंप्लेंट दे रहे हैं, तो आपको हलफनामा देना है। हलफनामा देने से क्यों विपक्ष के नेता पीछे हटते हैं? या चुनाव आयोग बुलाता है तो उस दिन खड़गे जी कहते हैं कि हम कैसे 40 सांसद चुन सकते हैं, हम लोग 300 लोग आएंगे। नहीं अंजना जी, देखिए चुनाव आयोग को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए थी कि जो राजनीतिक दल कह रहे थे, आरजेडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि आप 65 लाख वोट जो काटे हैं उसका डिटेल बताइए। वो बात सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद, निर्देश के बाद वो माने, तो उनको पहले तो माफी मांगनी चाहिए कि हमको पहले ये दे देते तो काम आसान हो जाता। दूसरी बात, टाइमलाइन का बात जो हम लोग कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला माफी मांगना चाहिए कि उतना कम समय में कराने का निर्णय क्यों किया उन्होंने, इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। और आधार कार्ड पे जो बात उन्होंने मानी, तमाम तरह के बाद निर्देश के आधार पे ये सामने आया, तो ये 3 तो कम से कम आधार है ना जहाँ पे कि चुनाव आयोग गलत लग रहा है। हम लोग ज्यादती नहीं कर रहे हैं, हम लोग जायज मांग कर रहे हैं बिहार को देखते हुए कि बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर की सबसे ज्यादा संख्या में जो अगर पहचान पत्र है तो आधार कार्ड है, और आधार कार्ड पे तमाम तरह का जवाब देने के लिए सुधांशु जी की पार्टी तैयार थी, लेकिन चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दे रहा था। सीधे के सीधे कहता था कि हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग पे संदेह आज से नहीं है, कई सारे जगह पे संदेह मिले हैं। वो चाहे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो, चाहे अभी हरियाणा का ईवीएम का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का पहले मामला हो सिंधिया ऑपरेशन में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उतना ही बोला कि गवर्नर और स्पीकर की गलती है। तो ये तमाम तरह की गलतियां जो है वो दिख रही है और चुनाव आयोग शांत है। आज भी लगता है कि चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्णय लिया है वो उनका अपना निर्णय नहीं लिया है। वो लगता है कि भाजपा से ही निर्देश लेकर वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना हम पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ है, हम सब समकक्ष है। तो समकक्ष अगर आरजेडी है तो आरजेडी जो सवाल उठाता है, आप कैसे कहते हैं कि मिसलीडिंग है? जो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, आप कैसे कहते हैं कि मिसलीडिंग है? आप पूरे विपक्ष के सवाल को मिसलीडिंग कहते हैं और आपका जवाब भारतीय जनता पार्टी कहती है। आप ये बताइए कि हम कैसे मान लेंगे कि आप निष्पक्ष है, और निष्पक्षता ही उनसे उम्मीद है। हम मानते हैं कि चुनाव का जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें गलतियां हो सकती हैं, मानवीय गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब आपके निष्पक्षता पे संदेह है। धीरेन जी जल्दी से कमेंट, उसके बाद से मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। धीरेन जी
देखिए, जिस तरह से अंजना जी ये लोग आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयुक्त ने, गणेश जी ने तो पूरा पूरा बात आकर के बोला। उन्होंने ये लोग जो भी आरोप लगाए हैं, अभी एसडीएम लेवल पर ही ये मामला चल रहा है, लेकिन ये जवाब खोज रहे हैं सीधा गणेश जी से। वहां तक कोई कागज नहीं जाता। उन्होंने कहा, आपने भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। दूसरा ये बताइए कि हमारे बीएलए हर एक जगह पे है, तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के, वो प्रखंड अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को भी हम या तो उस अरे वो कह रहे हैं कि जितने लोगों को नाम हटाया गया है उनकी लिस्ट नहीं दी जा रही है। नहीं, नाम दी नहीं जा रही, दस्तखत है हमारे कार्यकर्ताओं के, बीएलए के। तो फिर कैसे ये आरोप लगा रहे हैं? हर एक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के उस पर दस्तखत है और उसके आधार पर ये निकाला गया है। फिर ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं ना। ये लोग तो हर तरह से नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं अंजना जी। और 7 दिनों का सवाल, माफी तो इनको मांगना ही पड़ेगा आदरणीय राहुल गांधी जी को, अंजना जी। और माफी मांगे नहीं है क्या? तो पहली बार है। अरे मोदी चोर है कहने के बाद तो इन्होंने कोर्ट में जाके तुरंत सरेंडर किया, कान पकड़ के उठ बैठक करी, माफी मांगी। और फिर ये 7 दिन के बाद इनको माफी में या तो देश के लोगों से मांगना पड़ेगा और नहीं तो कोर्ट में जाकर के मांगना पड़ेगा। माफी अब इनका विकल्प है। ये किस तरह का नैरेटिव चलाते हैं? कभी धर्म पर, सनातन पर, सेना पर, सीबीआई, ईडी, संविधान, मोदी, अब लास्ट में चुनाव आयोग। ये आखिरी दाव है इनका, चुनाव आयोग। और आएगा तो फिर मोदी ही, चाहे जिस तरह का आप नैरेटिव चला लें, जिस साजिश के तहत आप लोग कर लें। आशुतोष जी, शायद इस तरह का भिड़ंत, क्योंकि जिस तरह का अटैक भी हो रहा है उसमें ये सीधा कहा जा रहा है वोट चोरी, वोट चोर, तुमको देख लेंगे, तमाम बातें हो रही है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। मध्य प्रदेश की जिक्र करी थी अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी गए थे सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ था? यही डेटा मांगने के लिए गए थे। सुधांशु जी को दिन याद होगा, दिन तो याद होगा मैं, लेकिन वर्ष बता रहा हूँ। 2021 में फैसला आया था और वो चुनाव आयोग को जो डाटा नहीं देने की बात कही थी, उसी बात को माना कि इससे प्राइवेसी भंग होगी। आज फिर उसी नैरेटिव को ये लोग दोबारा रिपैकेजिंग करके चलाना चाहते हैं। बिहार के लोग बहुत चालाक हैं और समझदार भी हैं। और बूथ कैप्चरिंग भी, अंजना जी आपको मैं बता देता हूँ, 1957 में पहली बार मटिहानी विधानसभा बेगूसराय में हुआ था। इसी कांग्रेस की काली करतूत थी वो। वहीं से इसकी तो जनक है ये लोग बूथ लूटने के। आज बूथ चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष जी, आज सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोप आप लगाएंगे एक संस्थान पर, उसको भी तो सामने आके बात रखनी होगी ना, और एक जो नियम है उसी के पालन के तहत पूरी जांच की प्रक्रिया होगी। आप हलफनामा देने में क्या दिक्कत आ रही है राहुल? देखिए अंजना जी, मैं अपनी बातचीत को आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की तारीफ करके करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर वो फिल्मों में होते तो शायद सलीम जावेद को मात कर देते और बहुत शानदार पटकथा लेखक होते और उनकी फिल्में खूब सुपरहिट होती। गोल्डन जुबली, क्या डायलॉग उन्होंने दिया, ना कोई विपक्ष है ना कोई पक्ष है, सब समकक्ष। वाह, चट्टान की तरह खड़ा था, चट्टान की तरह खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा रहे। गजब, तालियां बजती, मतलब मजा आ जाता। खैर छोड़िए, तो मैंने लाइटर वेन में कहा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि क्या एक इस बात की पड़ताल होनी चाहिए, कौन करेगा इस बात की पड़ताल कि ज्ञानेश कुमार जी सही है या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी सही है। ओपी रावत ने कई टीवी चैनल्स पे आके कई जगह इंटरव्यूज देके साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी के आरोप पर किसी कानून की जरूरत नहीं है। मैं होता तो 10 मिनट के अंदर उसकी जांच के आदेश दे देते और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाता। अब ज्ञानेश कुमार जी कुछ नए कानून की पड़ताल उन्होंने कर ली तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि ओपी रावत जी भी इसी चुनाव आयोग के संस्थान में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में थे और हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कभी भी नहीं रहे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश जी और राजीव कुमार जी के बीच में किसी तरीके की कोई टसल है, क्योंकि जो पूरी कोशिश है वो पूरी कोशिश राजीव कुमार जी के जमाने में जो कुछ भी वोटर लिस्ट बनी है उसमें गड़बड़ी की तरफ इशारा हो रही है। अगर अनुराग ठाकुर अगर ये कहते हैं कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बिना कोई सबूत दिए, तो कम से कम अनुराग ठाकुर से तो ये पूछा जाना चाहिए, भैया आपको जानकारी कैसे मिली, आप सबूत दीजिए, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया को, राजीव कुमार जी की पूरी सदारत को आप डिफेम कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा कह दूं, राजीव कुमार जी उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके नेतृत्व में जो वोटर लिस्ट बनी उसमें गड़बड़ी थी या गड़बड़ी कराई गई, ये बात अनुराग ठाकुर बिना किसी सबूत के कह रहे हैं। यानी चुनाव आयोग को राहुल गांधी से 20 गुना ज्यादा डिफेम कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश जी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहते ये तो पॉलिटिकल आरोप है। लेकिन जो आदमी सबूत देने की कोशिश तो राहुल गांधी के सारे सबूत गलत हो सकते हैं, बकवास हो सकते हैं, बेबुनियाद हो सकते हैं,
लेकिन जब तक चुनाव आयोग अपनी इनिशिएटिव लेके उसकी जांच नहीं कराएगा, तब तक राहुल गांधी कैसे बेनकाब होंगे, कैसे राहुल गांधी के झूठ का नकाब फटेगा, कैसे राहुल इसका गांधी जवाब को आप दीजिए सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि उनके झूठ का नकाब फटेगा अगर चुनाव आयोग जांच करे। जांच क्यों नहीं करती भाई? और ओपी रावत को भी वो कोट कर रहे हैं, फॉर्मर। देखिए, मैं पुनः कहना चाहता हूं, अब मैं कह रहा हूं, ये किसी पूर्व चुनाव आयुक्त को कोट कर रहे हैं तो आशुतोष जी हवा में बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार के ऊपर चुनाव आयोग जांच कर सकता है तो उन पूर्व चुनाव आयुक्त को धारा और परिनियम कोट करके बोलना चाहिए। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से सैकड़ों की संख्या में होनी शुरू हो जाएंगी, फिर हर 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप जांच करेंगे। एक वैधानिक प्रक्रिया होती है। जैसे मैंने बोला कि मेरे नंबर कम आए, कोई बच्चा कह दे नहीं साहब स्क्रूटनी का फॉर्म देंगे, ये हंस के मुस्कुराने से नहीं होगा, ये फैक्ट होता है। और देखिए, मैं फिर दर्शकों से कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जो लोग हट गए, जिनके नाम भाई जो मृत हो गए, उनके नाम भी अनाउंस करिए, घोषित करिए। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आज तक मरे हुए लोगों की सूची जारी की है कभी क्या चुनाव आयोग ने? और मैं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए कहता हूं, कोई भी एग्जाम होता है तो पास हुए लोगों की सूची जारी होती है, फेल हुए लोगों की नहीं। तो जिनकी मृत्यु हो गई, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, अब आप कह रहे हैं किसी ने दूसरी विधानसभा में जाके अपना वोट रजिस्टर करा लिया, तो उस विधानसभा में तो रजिस्टर्ड है, अब इस विधानसभा में उसका नाम सूची में जारी हो कि ये यहां से हटे थे। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, प्रबुद्ध होकर आप क्या बातें करने लगते हैं? और ये मैं नवल किशोर जी प्रोफेसर रहे, यूपीएससी में 14-15 लाख बच्चा बैठता है, सेलेक्ट कितना होता है? 750-800। सिर्फ उस 800 की सूची निकलती है, ये 13,99,200 की भी सूची निकलती है क्या? यही है भ्रम पैदा करके। और अब देखिए गुरदीप सप्पल जी क्या बोले थे, मैं सिर्फ फैक्ट पे बोल रहा हूं। मैंने मालेगांव सेंट्रल का उदाहरण दिया, जहां 92% मुस्लिम है, 43% वोट बढ़ा है। इन्होंने कहा कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा होते हैं वहां भाजपा फर्जी वोट बनाती है। भाई साहब, 43% वोट हमने फर्जी बनाए, उसके बाद आपके अनुसार, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि मुस्लिम आपको वोट देता, हम ऐसा नहीं मानते कि सभी, तो 8% हिंदू बचा। मतलब 43% वोट बनवाया गया गैर मुस्लिमों का, बकौल गुरदीप सप्पल जी, और कुल मिला के 8% वोट है। ऐसे ही फैक्ट के आधार के ऊपर इन लोगों की स्थिति होती है। और दूसरी, आधार की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार नागरिकता का आधार नहीं है, आधार सिर्फ पहचान का आधार है। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, यहां यह मुद्दा ही नहीं है। जैसे मुद्दा इनको हर चीज पे भ्रम उत्पन्न करना है, सर्जिकल स्ट्राइक पे भ्रम उत्पन्न करना था, बालाकोट पे भ्रम उत्पन्न करना था, एसबीआई बर्बाद हो गई भ्रम उत्पन्न करना था, एलआईसी बर्बाद हो गई भ्रम उत्पन्न करना था, एचएएल बर्बाद हो गया भ्रम उत्पन्न करना था, वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है भ्रम उत्पन्न करना था। और उसी प्रकार से सीए में मुसलमानों की नागरिकता चली जा रही है, सीए लागे हुए 4 साल हो गए, भ्रम उत्पन्न करना था। उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। आशुतोष जी, आपने तो कहा था कि आप सलीम जावेद होते। मैं तो पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, इनका कौन सलीम और कौन जावेद बैठ के लिख रहा है? जरा डायलॉग ये बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो डबिंग लग रही है। ये डायलॉग किसी और के हैं, अभिनेता आकर सिर्फ उनको एक्सप्रेस कर रहा है। आशुतोष जी जवाब दीजिए, फिर मैं गुरदीप सप्पल जी के पास जाऊं। देखिए सुधांशु जी की फिल्मों के बारे में जानकारी बहुत कम है। आजकल पहले शूटिंग होती है, उसके बाद वही एक्टर उन्हीं डायलॉग को डब करता है, तो मैं उनकी जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं। उनको फिल्मों की जानकारी थोड़ी कम होगी। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम कि ओपी रावत जी ने कभी अमित शाह के अंडर में काम किया या काम नहीं किया, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अमित शाह के अंडर में काम किया है। और ओपी रावत इस देश के बहुत ही सम्मानित मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके बारे में कोई टिप्पणी करने के पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए। दूसरी बात, चलिए आपको ओपी रावत की बात तो नहीं मालूम है, लेकिन इसी संसद के अंदर सेक्रेटरी जनरल रह चुके पीडी आचार्य, जो देश के बहुत ही सम्मानित कानून विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी वही बात की जो ओपी रावत जी ने की। मुझे नहीं मालूम ज्ञानेश कुमार जी का कोई कानून की कोई जानकारी है या नहीं जानकारी है, संविधान की जानकारी, क्योंकि वो तो कोऑपरेटिव में थे, तो हो सकता है उनके कानून की जानकारी ना हो या किसी उनके सलाहकार ने गुमराह कर दिया। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी सुधांशु जी ने कही है, और वो बहुत जरूरी बात है। सुधांशु जी शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इस मामले की जांच न होना, जांच न करना, दरअसल राहुल गांधी की बातों को एक तरीके से सच साबित करता है, क्योंकि राहुल गांधी तभी गलत साबित होंगे जब जांच होगी। और अगर जांच होगी तो राहुल गांधी अगर गलत पाए जाएंगे तो उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ जाएगा। क्यों नहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश करता? क्यों नहीं बीजेपी जांच करा के राहुल गांधी की पॉलिटिक्स खत्म करने की कोशिश करती है? क्यों जांच से भागना चाहते हैं? ये दिलचस्प है कि आप ओपी रावत की प्रशंसा आज कर रहे हैं, लेकिन क्या एमएस गिल साहब सम्मानित मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे?
क्या अंजना जी, अनेकों मुख्य चुनाव आयुक्त सम्मानित लोग नहीं थे, लेकिन उनमें से अनेकों ने पॉलिटिकल पद लिया उसके बाद। तो आप जैसे उस समय बात कर रहे हैं, जब आप व्यक्तिगत हो रही हैं तो मुझे बता सुन नहीं व्यक्तिगत सुन लीजिए, व्यक्तिगत क्योंकि चर्चा नहीं, एक मिनट, इस पूरे मामले में इसमें व्यक्तिगत क्या है? एक मिनट सुन लीजिए। अरे भाई, आप मेरे ऊपर सीधे एक्यूज करें, मैं तो आपको जवाब मैं मुख्य चुनाव आयुक्तों पर सवाल पूछ रही हूँ, व्यक्तिगत हो गया? अंजना जी, आपसे सवाल आपके अधिकार अंजना जी, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, आपकी तरीके से मैंने भी किया, मुझे मालूम है। एक फर्क है सर, आप पत्रकार के बाद पॉलिटिकल पार्टी के हो गए और मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए चलिए सवाल का जवाब दीजिए। सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अब आप चूंकि सुनना चाहती हैं इसलिए मैं बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पद पर रहने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश के अंदर थे, ऐसे बहुत सारे थे। मैं जिम्मेदारी से इस बात तो कह रहा हूं, लेकिन ओपी रावत ने जो बात कही है उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों नकार रही है? सुधांशु जी, क्यों नकार रही है? जवाब देना चाहिए। ओपी रावत जी की बात का जवाब दीजिए। आशुतोष जी ने जो बोला, इसके बाद मैं फौरन आऊंगी आखिरी बात, गुरदीप जी फौरन। गुरदीप जी, ओपी रावत जी का कोई बयान हो, मैंने तो कहा ना, ओपी रावत जी का स्टेटमेंट कोट करें और उसमें विद फला लॉज और बाय लॉज कोट करें तो मैं समझ में आए। अब देखिए जो इन्होंने आशुतोष जी ने बोला, आप इतने कम पढ़े लिखे तो अगर शिकायत करेंगे, इतने कम पढ़े लिखे तो नहीं। भाई ये पर्सनल होना नहीं होता आशुतोष जी, है ना? मैं बता रहा हूं, पर्सनल होना नहीं होता है कि आप कम पढ़े लिखे नहीं है, फिल्मों के बारे में नहीं जानते हैं। क्या बात है, सब लोग अपने अपने बारे में बात कीजिए। चलिए सुधांशु जी सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए सुधांशु जी, सवाल का जवाब। अब सुनिए जो इन्होंने बोला है, सुनिए। अब आशुतोष जी आप अपने टर्न पे बोलिए, आप तो बीच में नहीं डिस्टर्ब करते। क्या हो गया आज आपको? मैं मानता हूं कि डिफिकल्टी हो गई आपको, अब मैं बताता हूं। देखिए जिन्होंने जो आखिरी वाक्य बोला उसी में क्रक्स है। शिकायत अगर करेंगे राहुल गांधी तो सदस्यता जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि 7 साल तक की जेल है झूठा हलफनामा देने पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। और ये किस ढंग से पलट चुके हैं अभी देखिए, याद करिए अंजना जी, इन्होंने वीर सावरकर के मामले पे कोर्ट में जो अवमानना का केस चल रहा था, वहां पे पहले क्या कहा कि इन्हें जान का खतरा है, फिर क्या कहा कि मेरी जानकारी के बगैर केस फाइल कर दिया गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी मात्र 1 हफ्ता पहले का कोर्ट में पलटी मार के, ट्विस्टिंग समरसॉल्ट मार के पलटा हुआ बयान। इन्हें पता है कि कोर्ट के सामने पलटना पड़ा, वरना जेल जाने की नौबत आ जाती। और चौकीदार चोर है पे माफी मांग चुके हैं, रजिस्टर्ड माफी वीर हैं भारत के, आजाद भारत के इतिहास के। इसीलिए जो कुछ भी खिसिया ले आशुतोष जी, मगर कोई मुझे बता दे कि बगैर शिकायत किए कोर्ट में केस दर्ज हो जाता हो तो बताइए, या तो पीआईएल करिए या शिकायत करिए, ठीक है। और दूसरा कारण, अगर आप ये बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होना चाहिए, तो मुझे ज्यादा नहीं 4 उदाहरण बता दीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के ऊपर कोर्ट इस ढंग से जवाब देने के लिए कोई प्रावधान बता दीजिए, फला रूल के तहत होता हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब लोग बुद्धि का प्रयोग इस प्रकार की चीजों को ढकने में सुधांशु जी, तो मुझे लगता है एक सिंपल सवाल है दुरुपयोग हो। सुधांशु जी एक सिंपल सवाल है, बस 2 लाइन का जवाब दीजिए। मुझे गुरदीप जी और नवल जी के पास जाना है। सिंपल सवाल है, वो भी कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं, आपकी पार्टी भी कह रही है गड़बड़ियां हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या चाहिए तब वो जांच करेंगे? एकदम बेसिक, मैं आम वोटर की तरफ से पूछ रही हूं। आपकी पार्टी भी लिस्ट लेके बैठ गई कि भाई ये से सीट में गड़बड़ियां हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जी को क्या चाहिए तब वो जांच करेंगे? और अनुराग जी भी दे रहे हैं क्या ऐसा हलफनामा? अंजना जी, मुझे लगता है जितने लोग प्रबुद्ध लोग इस चैनल पर बैठे हुए हैं, एसआईआर क्या है जांची तो है, यह संशोधनी तो हो रहा है। और क्या होता है जांच का मतलब? कि दूध का दूध पानी का पानी करो, जो सच है उसे रखो, जो झूठ है बाहर करो। दूध का दूध पानी का पानी तो हो रहा है, बस यही समस्या है। क्योंकि अंजना जी आपने सवाल पूछा, क्योंकि सुधांशु जी तो ठेकेदारी लेते हैं भारत की पुरानी सभ्यता की। उसमें एक बात है, न्याय व्यवस्था शासन व्यवस्था में नीर शीर विवेक का सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये कहता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर चोरी की खबर आई है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी न्याय व्यवस्था खोखली है। और मैं मालेगांव पे इनको जाने नहीं दूंगा अंजना जी। मालेगांव की बात उठा रहे हैं ये मानते हुए कि सारे मुसलमान जो है वो हमको वोट देते हैं और सारे हिंदू उनको वोट देते हैं। ये गलत है सुधांशु जी। हमारे गठबंधन को उसी महाराष्ट्र चुनाव में करीब 42-43% वोट पड़ा था। आप ये मान लेते हैं कि जो भी हिंदू हमको वोट देते हैं वो हमारे है ही नहीं, वो तो हिंदू ही नहीं बचे।
लेकिन और दूसरी बात, आप ये मानते हैं, देश को ये बताना चाह रहे हैं कि जो फर्जी वोट भाजपा के लोग बनाते हैं वो केवल हिंदू के नाम से बनाते हैं। हमने तो जांच में ये भी दिखाया कि आपकी पार्टी ने जो फर्जी वोट बनाए वो मुस्लिम नामों से भी बनाए हैं। ये सच है, यही तो दिखा रहे हैं, हम इसी की जांच की बात कर रहे हैं। और आखिरी बात सुधांशु जी, आपको चिंता होनी चाहिए, बीइंग अ राजनीतिक पार्टी 3 करोड़ लोगों के पेपर की जांच हो रही है। रूल ये कहता है कि हियरिंग के बाद अगर उनका वोट कट जाएगा 27 सितंबर को, तो उनको अपील का मौका नहीं मिलेगा। हम नहीं जानते 10 लाख लोगों का वोट कटेगा, 50 का कटेगा, 1 करोड़ का कटेगा, पर जिनका कटेगा वो बिहार के नागरिक हैं, बिहार के वोटर हैं, देश के नागरिक हैं। उनके वोट की रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी अपील का जो अधिकार है वो क्यों छीना जा रहा है? इतनी टाइट टाइमलाइन के अंदर आप अपील की बात कर रहे हैं। एसआईआर करते, जनवरी में करते, कौन मना कर रहा था? आप टाइम लगा के करते। इस देश के अंदर डोर टू डोर सर्वे के केवल एक एग्जाम्पल है सुधांशु जी, वो है जनगणना। जनगणना के लिए ट्रेनिंग होती है कार्यकर्ताओं की 2 साल। जवाब दीजिए घर में 2 लोग जाते हैं। छोटा सा और जवाब। आप डोर टू डोर 1 महीने में खत्म कर रहे हैं। हाँ, खत्म कर लीजिए, खत्म कर पूछ रहे लीजिए। चुनाव आयोग से, क्यों नहीं पूछ रहे आप चुनाव आयोग से सवाल? आप भी तो राजनीतिक दल है इस पार्टी के, या आप मिले हुए हैं? आप लोग जांच क्यों नहीं चाहते हैं सुधांशु जी? अब नवल जी को दिखा दीजिए। अरे बड़ी विचित्र बात है ये, गुरदीप जी क्या बोल जाते हैं? गुरदीप जी आप क्या खप्तुल हवास होके बैठते हैं? हमने नहीं कहा कभी कि सिर्फ मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है। बाकायदा वीडियो अवेलेबल है कमलनाथ जी का, 100% का 100% मुस्लिम वोट मिलना चाहिए, एक भी उधर नहीं जाना चाहिए। और इमाम बुखारी से फतवा किसने जारी कराया था पहले? आशुतोष जी आपको तो याद होगा, भूल गए। इंदिरा गांधी ने 1980 में और 2009 में सोनिया गांधी के लिए 14 में जाके किए। भैया इमामों से फतवा आप जारी करवाते हैं और आपके नेता बयान देते हैं 100% बोलना चाहिए। जवाब आप हमसे पूछते हैं, देश की जनता को सब दिखाई पड़ता है। और फिर मैं जांच की बात पे कह रहा हूं, जांच ही तो हो रही है और जांच से डर लग रहा है, क्योंकि जांच की आंच वहां तक पहुंच रही है कि जिन वोटों के दम पे जो भारत के नागरिक नहीं हैं, गैर नागरिकों के वोटों के दम के ऊपर जो चुनाव में कब्जा करने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि उसको छूटने का डर इन्हें कर रहा। वरना मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको सांच को आंच नहीं है तो लिखित में शिकायत देने में कौन सी आंच आ रही है, मुझे ये बता दीजिए। नवल जी, नवल जी, क्योंकि एक नियम होता है कि शिकायत पर ही एक लाइन सिर्फ गुरदीप जी। हाँ, नवल जी को भी बोलने दें प्लीज। सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। वो बोलेंगे हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, हम ही को नहीं बोलने दिया जाता है। चोरी लालचंद क्या हुई? नहीं, वो तो आप अक्सर करती हैं। लालचंद क्या करेंगे? क्या बात है, चोरी लालचंद की हुई, जांच लालचंद क्या करेंगे? नवल जी, कुछ तो न्याय व्यवस्था को नवल जी वो इस मुद्दे पर ले जा रहे हैं कि घुसपैठियों के वोट आपको चाहिए, इसलिए आप लोग ये रिवीजन नहीं होने देना चाहते। घुसपैठियों को 11 साल बिहार में तो सिर्फ एक ही घुसपैठिया मिला जो कि गुजरात का है। ना कोई बांग्लादेशी मिला, ना कोई नेपाली मिला, ना कोई बर्मीज मिला, ना कोई श्रीलंकन मिला। एक ही घुसपैठिया, तो उसका भी रिश्ता नाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि यूपीएससी और एग्जाम में जो लोग फेल नहीं होते हैं उनका डिटेल नहीं मिलता है। फिर चुनाव आयोग कैसे मान गया कि पैसा फला का डिटेल हम दे देंगे? कैसे मान गया? आप इन तरह की बात करके हमारा जो शक है, और आप प्रचुर मात्रा में करते हैं कि आपका और चुनाव आयोग का कोई ना कोई ऐसा संबंध है, जो कि हम पूछते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। सवाल ये है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो राजनीतिक दल से हैं। सबसे बड़े राजनीतिक दल के सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो मिसलीडिंग है। ये चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, पक्ष और विपक्ष ही दिख रहा है। ये समकक्ष तो केवल नाटक है। समकक्ष अगर दिखता तो आपके हौसले इतने बुलंद नहीं होते सुधांशु जी, कि आप कोई भी झूठ एकदम छोटा सा जवाब से बोल जाते। सबके मन में शक आएगा कि आप लोग जांच क्यों नहीं चाहते हैं अगर वायनाड में, रायबरेली में गलत नाम है तो। मैं तो अंजना जी 10 बार बोल चुका हूं। अच्छा, एसआईआर क्या है? ये जांच नहीं तो और क्या? बताइए, जांच का मतलब क्या होता है? कि एक एक को वेरीफाई करिए, जो गलत है उसको बाहर कर दीजिए, यही तो जांच होती है ना। तो ये क्या है मुझे बता दे। ये प्रबुद्ध लोग यही भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और नवल किशोर जी, कैसा प्रोफेसर होके बच्चों जैसा जवाब दे रहे हैं? यदि कोई परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसका नाम लिस्ट में नहीं जारी होता। हाँ, उसके पास जब जवाब आता है तो उसमें लिखा होता है कि साहब आपका ये आप फेल हो गए इसमें। उसी प्रकार जिसका वोट कटेगा उस स्टेज के ऊपर जाता है, उसके घर के ऊपर, कि आपके अब पते पर से ये नाम डिलीट हो गए, अब सिर्फ इतने लोग रहे। कैसे आप लोग, यही बचकानी नहीं, सब बड़ी शैतानी बातें हैं। मैं पुनः बात कहना चाह रहा हूं। अरे भाई, मैंने उदाहरण दिया, आप प्रोफेसर है ना इसलिए, मगर अब क्या बताएं, प्रोफेसर है आप, नवीं पास वाले नेता के को डिफेंड करने के लिए, तो अब आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं।
नहीं हम समझ सकते हैं। आप प्रोफेसर हैं पर एक ऐसे नेता को डिफेंड कर रहे हैं एक जिसपे चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा हुआ है। चलिए, लेकिन पूरे 40 मिनट के बहस में ये समझ नहीं आया कि 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त क्या करने वाले हैं या कहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।